स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पे। आज मैं आपको थोड़ा सा बताने वाली हूँ पर्सनल लोन के बारे में। ठीक है, कि पर्सनल लोन क्या होता है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और इसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि बैंक के अकॉर्डिंग कौन सी प्रोफाइल में आप बैठ रहे हो और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ। चलो आज मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि पर्सनल लोन कौन अप्लाई कर सकता है। नॉर्मल सी बात है, पर्सनल लोन किसी को भी दिक्कत पड़ सकती है। ठीक है, कभी भी मतलब ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी पर्सन को। ठीक है, और ये अप्लाई कौन कर सकता है कि जैसे कोई बंदा जॉब कर रहा हो तो वो पर्सन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इसमें ये रहता है कि पर्सनल लोन रिक्वायर्ड इसलिए भी होता है कि कई बार शादी वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो कर सकता है बंदा। और इसमें ये चीज़ होती है कि ट्रैवल वगैरह करना हो, कहीं पे घूमने फिरने जाना, तो वो भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये होता है कि बैंक ये नहीं पूछता कि हाँ भाई आपने मेरा पर्सनल लोन लिया है यहाँ पे हमारे बैंक से और आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। इसमें ये चीज़ रहती है कि भाई आप पर्सनल लोन को कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, मतलब अपने पैसे जब आप अप्रूव करवा लेते हो तो आपको पर्सनल लोन के लिए ये नहीं बताना पड़ता कि हाँ भाई मैंने ये पैसे यहाँ पे लगाने और ये पैसे ऐसे लगाने। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती इसमें। ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। ठीक है, और इसमें ये चीज़ होती है कि हाँ मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको कि पर्सनल लोन में ये चीज़ होती है कि आपकी जो एज़ है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें आगे रहता है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का पर्सन है तो उसकी एज 57 होनी चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्सन है तो उसकी एज 59 होनी चाहिए। और अगर कोई बंदा रिटायर पर्सन है, ठीक है, जैसे कोई आर्मी में होता है या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उसकी एज 60 तक हो सकती है। और जो 60 एज वाला पर्सन है ना, उसको लोन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल तक ही लोन मिल सकता है। ठीक है, और थोड़ी सी आगे इसमें थोड़ी सी बात कर दूँ कि अगर आपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया है तो भाई एक तो पहले आपके पास सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, और सैलरी का प्रूफ ये भी होना चाहिए कि सैलरी का मोड क्या है, सैलरी आपको मिलती कैसे है, नेफ्ट होती है या आपको अकाउंट में मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई होप क्लियर होगी। तो आगे चलती हूँ, मैं आपको ये बता देती हूँ कि बैंक के अकॉर्डिंग हमारी कोई भी पर्सन है, वो चाहे जॉब कर रहा हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अकॉर्डिंग एक प्रोफाइल बनी होती है। ठीक है, बैंक प्रोफाइल बनाता है और वहाँ से देखता है अगर किसी भी पर्सन ने लोन के लिए अप्लाई किया है तो वो देखता है कि ये कौन सी कैटेगरी में सेट बैठता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कैटेगरी टाइप्स बोल सकते हैं कि अगर मेरी इनकम 60,000 है तो मैं कौन सी कैटेगरी में आता है, वो सबसे ऊपर आता है। ठीक है, और इसमें अगर किसी बंदे की कैटेगरी ऐसे है कि वो 20-25 हज़ार कमा रहा है तो वो डी कैटेगरी में जैसे में बैठता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो बैंक ये चीज़ देखता है कि वो कौन सी कैटेगरी में बैठ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। उसके बाद मल्टीप्लायर क्या है भाई, आप बोलेंगे ये क्या चीज़ कर दी वो। अब ये देखो, अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो बैंक ये भी तो देखता है ना कि भाई आप कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हो। ठीक है, अगर आप अच्छी क्लास में हो, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि अगर आपने 5 साल के लिए लोन लेना है तो आपको कितना लोन मिल सकता है, उसमें इन सब चीज़ों में वो डिवाइड करता है। लाइक जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये मल्टीप्लायर है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया कि अगर सुपर एम है तो उसको स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10.99। अगर वो उससे थोड़ा कम है, ठीक है, तो भी 10.99 रहेगा। अगर 50,000 तक की सैलरी है बंदा तो दे सकता है, मतलब कि इतनी EMI रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसका स्टार्टिंग में। ठीक है, और देखो लास्ट में देखो यहाँ पे 18.50, कितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट एक छोटी कंपनी वाला फिल कर रहा है ना। तो आप ये हिसाब लगा सकते हो कि इस हिसाब से कंपनी की कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाया गया होता है बैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है मैंने 10 ईयर। 10 ईयर का मतलब होता है कि वो कितने टाइम के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ बताई गई है। उसके आगे है फोयर। फोयर क्या होता है,
यहाँ पे मैंने इसकी फुल फॉर्म लिखी है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इनकम रेशो। मतलब कि बंदे की कितनी सेविंग्स है और वो कितनी EMI भर सकता है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर किसी पर्सन की 50,000 सैलरी है, अब 50,000 में से 50,000 तो वो EMI भर नहीं पाता, ठीक है। तो उसके वो कितना दे सकता है इसमें से, मतलब अगर 50,000 सैलरी है तो वो आराम से अब उसकी सेविंग्स को बचा के 30 से 35,000 तक की EMI भर सकता है ईजीली, अगर वो सुपर क्लास में काम कर रहा है, सुपर ए में और ए कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए कंपनी को डिवाइड किया हुआ और इसी के बेस के ऊपर आपकी जो रहती है वो इनकम डिसाइड होती है इसमें, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है। और कितने टाइम के लिए आप लोगे उतने हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा और उतने के साथ मल्टीप्लाई करके आपका जितनी इनकम बनेगी वो आपको बता दी जाएगी। और इसमें ये था कि हाँ 75%, जैसे 50,000 है तो मतलब सुपर ए वाले को 75% वो EMI भर सकता है, उसके नीचे 60% भर सकता है, और लास्ट वाले भैया अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हैं, अनलिस्टेड कंपनीज पता कौन सी कंपनीज होती हैं जो जल्दी उनका पता नहीं होता कि वो कब बंद हो जानी है, ठीक है। जिनका होता है PF ESI वगैरह नहीं करता, आपको तो पता ही होगा। अगर हाँ वैसे पता ही होता है जनरली सबको, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि स्टूडेंट भी वीडियोस के ऊपर आ जाते हैं वीडियोस देखने के लिए, तो फिर चलो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक रहता है ना। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि 50,000 वाला इतना भर सकता है, उसके बाद 65 वाला, ये 55 वाला, ये 45 कितना मतलब EMI भर सकता है, वो चीज़ इसमें क्लियर करी गई है। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको पता चल गया होगा। अभी ये है टेन्योर और ये है मल्टीप्लायर, इन दोनों का क्या काम है भाई, ये चीज़ बता देती हूँ आपको मैं। जहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर किसी पर्सन की 50,000 सैलरी है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, 50,000 सैलरी है उसकी, और उसको अगर ना चाहिए 3 साल के लिए लोन चाहिए, वो बोलता है भाई मेरे को 3 साल के लिए लोन चाहिए और मेरी 50,000 की सैलरी है और मेरी कम से कम 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, या 10 लाख की रख लो, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है, अगर उसको 3 साल के लिए लोन चाहिए ना, ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लायर है 18 मतलब 18 को 50,000 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी अमाउंट आएगी, ठीक है, जितनी भी अमाउंट आती है उतनी हम उसको दे सकते हैं, उतना लोन अप्रूव हो सकता है उसका लोन, ठीक है, उतना लोन मिल सकता है उसको। तो ये चीज़ इसमें ये थी कि अगर उस बंदे को 6 साल के लिए लोन चाहिए तो 30 का मल्टीप्लायर लगेगा, 5 साल के लिए चाहिए तो 26 का मल्टीप्लायर लगेगा, अगर 4 साल के लिए चाहिए तो उसका मल्टीप्लायर 22 लगेगा, ठीक है। और उसके आगे नीचे चलते हैं हम। अब ये चीज़ें देखो कि जो बी क्लास, चलो बी क्लास तो फिर भी ठीक है ना, अब ये बी तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये सी डी और अनलिस्टेड, इनका क्या है, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, और अगर इनको लोन चाहिए होगा ना सी के लिए तो फिर भी 3, 4, 5 साल के लिए मिल सकता है। जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको देखो 3 से 4 साल तक का ही लोन अप्रूव करता है बैंक, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो उसके बाद हम चलते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसमें डॉक्यूमेंट भाई क्या क्या लगते हैं, जैसे लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी लगेगी आपकी, एक फ़ोटो लगेगी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप लगेगी, और बैंक की स्टेटमेंट भी लगेगी जिसमें आपकी इनकम आ रही है, आपकी सैलरी आपको मिल रही है, ठीक है। और इसमें ये चीज़ भी होती है कि अगर बाय चांस अगर आप TDS वगैरह देते हो, है ना, TDS वगैरह कोई भरता है तो उसको ना फॉर्म नंबर 26 भरना पड़ता है, ठीक है। वो कंपनी की तरफ से भरा जाता है, ठीक है, कंपनी बना के देती है, लेटर पैड या सर्टिफिकेट कुछ भी बना के देगी, जिसके ऊपर आपकी सारी सैलरी जितना कुछ भी होगा, आपकी डिटेल्स वगैरह कि आपने कब से ज्वाइन किया है कब से नहीं, तो वो सब चीज़ें इसमें क्लियर होती है। और इसमें अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे जॉब करता है ना, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ होती है कि वो एक कंपनी में कम से कम 6 मंथ से वर्किंग होना चाहिए। अगर 6 मंथ से कम है ना
तो वो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर कोई बंदा स्टूडेंट है, ठीक है, वो अपनी स्टडी के लिए लोन ले रहा है, ठीक है, तो उसको अपनी इनकम बतानी पड़ेगी, तो इसीलिए लोन अप्रूव होगा। और आजकल तो काफ़ी सारी मोबाइल बैंकिंग ऐप चल पड़ी हैं, ठीक है, ऑनलाइन आप कहीं भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप कहीं से भी लोन अप्रूव करवा सकते हो। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में कि हाँ, पर्सनल लोन क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, वो चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, वेलकम बैक माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगा होगा या आपको थोड़ा सा भी पता चला हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।